वेलकम बैक आरआरबी एनटीपीसी बेस्ड सुपर सेशन के एक और सेट पे यहाँ पर आप सभी का विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर मैं विजय सर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ पर एक बेहतर ही सेक्टर को लेकर बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो आज आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि पहले की तरह आप लोग हर वीडियो को जितने अच्छे से देखकर लाभ ले रहे हैं, आज भी इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखेंगे और आप लोगों को बेहद ही यहाँ से फ़ायदा मिलता है और मिलता ही रहेगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहें। जो लोग अगर नए इस चैनल को देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लगातार नए नए चीज़ आ रहे हैं और कंटिन्यू आपको आरआरबी एनटीपीसी की सेट्स तो दी ही जा रही है, साथ में साइंस और अन्य चैप्टर्स की भी यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से डिटेल्स एजुकेशन देने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर वक्त को बर्बाद किए बिना आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, तो आइए सबसे पहले सवाल को पढ़कर समझते हैं। तो यहाँ एक पाई चार्ट का सवाल है। निम्नलिखित पाई चार्ट 5 राज्य पी क्यू आर एस और टी के वन को दर्शाता है। तो चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो पाई चार्ट दिख रही है, जिसे हम ब्रिज चार्ट भी कहते हैं, तो इससे हम लोग अच्छे से देख लें कि यहाँ पर हमने देखा कि जो अलग अलग राज्य के वन क्षेत्र हैं उनके जो परसेंटेज हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अगर इस पूरे को हम लोग इस पूरे वृत्त को अगर 100% मान लें तो इस 100% में जो आपके 8 राज्य हैं उस 8 राज्य के 34% वन क्षेत्र हो जाते हैं। क्यू राज्य में 22% वन क्षेत्र मौजूद है। इस प्रकार से यहाँ पर बाकी सभी को दर्शाया गया। तो सबसे पहले अब यहाँ पर सवाल को देखते हैं। तो आपका आज का पहला सवाल है यहाँ पर पाई चार्ट का, क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि 61,700 स्क्वायर किलोमीटर अगर टोटल हम एरिया को मान ले तो उसमें से हमें देखनी है क्यू की पोजीशन। तो क्यू आपने देखा क्यू कितने परसेंट है, 22% है। तो हमें यहाँ पर 61,700 की 22% निकाल देनी है। तो यहाँ पर हमने 22% निकाल दिया। तो आपके यहाँ पर हो गए 617 × 22। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 13,574 स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का है सही जवाब। कि अगर कुल क्षेत्रफल 61,700 होगी तो उसमें क्यू का क्षेत्रफल 13,574 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो राज्य पी का सेक्टर कोण क्या है। तो यहाँ पर समझने की बात है, जब भी आपके पाई चार्ट होंगे तो एक पूरे पाई यानी वृत्त की जो पूरी जो एंगल होती है वो 360 डिग्री होती है। अब इस 360 डिग्री में पी के परसेंटेज क्या है हमें वो देख लेनी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो पी की परसेंटेज है वो है 14%। तो यहाँ पर हम लोग जो वृत्त का जो सेक्टर है वो 360 का 14% हो जाएगा। तो 14% हमने यहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ पर हमने देखा तो 504/10 यानी 50.4 डिग्री आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इसके 50.4 डिग्री आपके हो गए 360 डिग्री में से राज्य पी का सेक्टर कोण। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है राज्य आर के वन क्षेत्र का टी और एस के संयुक्त वन क्षेत्र से अनुपात है। तो हम लोग पहले यहाँ पर आर को देख लेंगे कि आर की परसेंटेज क्या है और टी और एस का जो संयुक्त वन क्षेत्र है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो आर का वन क्षेत्र है वो है 34% और टी और एस मिलकर हो जाते हैं 30%। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो आपके आर हैं वो है 34% और टी और एस आपके हो गए 18 + 12 बराबर आपके हो गए 30%। तो यहाँ पर जब हम आर के साथ अनुपात निकालेंगे तो यानी 34:30। तो 34 आप 2 से 17, 2 से 15, तो 17/15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इस सवाल के बिल्कुल ही सही जवाब। तो यहाँ पर
तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर स्पाई चार्ट से रिलेटेड थे। तो उम्मीद है कि स्पाई चार्ट को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। तो बढ़ते हैं अब यहाँ पर अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर आपका सवाल है 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत निकालना है। तो 9 के प्रथम 20 गुणकों का मतलब हो जाता है उसकी मल्टीपल यानी कि पहाड़ा। जैसे कि 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये आपके गुणक हो जाते हैं। तो जब भी आपके 9 के प्रथम 20 गुणक की औसत निकालनी होगी तो 9 का जो प्रथम गुणक होगा वो तो आपके लिए 9 हो जाएगी, और 20 गुणक है तो आखिरी गुणक 20 नमा आपके 180 हो जाएंगे। तो जब भी आपके प्रथम 20 जब भी प्रथम की बात हो, प्रथम या लगातार, जब भी आपको प्रथम या लगातार की बात हो जहाँ की एक निश्चित अंतराल के साथ बढ़ता या घटता हो, वहाँ पर जब भी हम औसत निकालेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर आपको इसे सिर्फ 2 से डिवाइड कर देनी है। ये पूरे सीरीज की औसत आपकी निकल आएगी। तो यहाँ पर हमने देखा 189/2, तो 2 9 18, 2 चौके 8, 94.5, यानी कि 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ऑप्शन नंबर डी 94.5 यहाँ पर हो जाएगी। तो उम्मीद है इसे आप लोगों ने समझा होगा। जब भी आपको लगातार सम, लगातार विषम या गुणकों की बात हो तो प्रथम और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग कर देनी है, तो आपके पूरे सीरीज की औसत निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एक पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 19/15 है, तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात करें। तो बेहद ही प्यारा भी सवाल है और आसान भी है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने का और भी आसान तरीका को देख लेते हैं। जो आपके क्रय मूल्य का 19/15 है, तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य को अगर हमने मान ली 15, जो इसमें से अंक कटने वाली होगी हम इसे मान लेंगे। तो जो SP है वो आपके कितने हो गए 19 आपके यहाँ पर SP का क्रय मूल्य का 19 यानी क्रय मूल्य अगर 15 है तो 15 का 19/15, तो 15 कट गए तो SP कितने हो जाएंगे 19। अगर CP 15 है तो 15 का 19/15 यानी 19। तो यहाँ पर जो आपके प्रॉफिट हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं। तो प्रतिशत लाभ जब निकालेंगे तो CP पर निकालेंगे तो CP 15 हो जाएगी, तो 4/15, और जब इसे हम लोग परसेंट में बदलेंगे तो 100। तो 5 तिया 15, 5 से हमने 20 बार में कटा दिया, तो 20 चौके 80/3, तो ये आपके हो जाएंगे 26.67% अप्रोक्सीमेटली, ये आपके प्रतिशत लाभ हो गए। तो उम्मीद है अच्छे से इस सवाल को आपने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर P एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को Q 40 दिन में और R 50 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके जो P हैं वो इस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं अकेले, और Q इस काम को अकेले 40 दिनों में कर सकते हैं। और जब बात की जाए R की तो R अकेले इस काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ऐसी काम मान लेते हैं जो कि इस सभी से पूरी तरह से डिवाइड हो सके। तो हमने यहाँ पर टोटल काम को मान लिया 600। तो अगर 600 काम है तो जो P है वो हर रोज़ 20 काम कर पाएगा, Q हर रोज़ 15 काम कर पाएगा, और R हर रोज़ 15 काम कर पाएंगे, 12 काम कर पाएंगे R। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों अपने हिसाब से एक दिन में कितने काम करेंगे, P + Q + R। एक दिन में ये लोग 47 काम करेंगे। तो अगर ये एक दिन में 47 काम करेंगे तो टोटल 600 काम है। 47 के हिसाब से 600/47 दिन यहाँ पर इसे पूरा करने में लग जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 10 बजे घड़ी पर एक घड़ी के सुइयाँ एक न्यून कोण और एक प्रतिवर्त कोण बनाती है, तो प्रतिवर्त कोण का माप यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिवर्त कोण क्या होता है। प्रतिवर्त कोण, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी एक घड़ी में
कोई भी सुई जब एक बार 12 से चलकर पुनः जब वो 12 पर वापस लौट आती है तो 360 डिग्री की टोटल कोण बनाती है। और 360 डिग्री में अगर मानकर चलो यहाँ पर 360 के नीचे की जितनी भी कोण होगी तो वो 360 से जितने डिग्री कम होती है उसे हम प्रतिवर्त कोण कहते हैं। यानी कि 180 से वो आपकी अधिक होनी चाहिए और 360 से कम होनी चाहिए। मान लो अगर कोई कोण 30 डिग्री है तो इसकी प्रतिवर्त कोण 330 डिग्री हो जाएगी, यानी कि 360 से ये 330 डिग्री कम है। उसी प्रकार अगर कोई कोण 100 डिग्री है तो उसकी प्रतिवर्त कोण आपके हो जाएंगे 260 डिग्री, यानी कि ये 360 से 260 डिग्री कम है, तो इसे हम लोग प्रतिवर्त कोण कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, हमें यहाँ पर देखनी है कि आपके जो सवाल में दिए गए हैं 10 बजे के कोण और प्रतिवर्त कोण, आपको ये दोनों चीज़ यहाँ पर मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये आपकी जो 10 बजने की स्थिति होती है तो आपके इस तरह से 10 बजते हैं। तो 10 बजे आपके जो घड़ी के जो घंटे और मिनट की सुई है, इस दोनों सुई के बीच आपके कितने मिनट का फासला है? 10 मिनट का फासला है। मिनट के हिसाब से देखी जाए तो 10 मिनट का फासला है, घंटे के हिसाब से तो 2 घंटे का फासला है, तो हमेशा मिनट से देखेंगे। तो अगर 10 मिनट का फासला है तो जब भी जितने मिनट का फासला होगा उसे 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट की 6 डिग्री कोण होती है, तो 10 मिनट के फासले पर कोण कितने बन जाएंगे? 60 डिग्री कोण बन जाएंगे। यानी कि 10 बजे आपके दोनों सुइयों के बीच की कोण कितनी डिग्री है? आपके 60 डिग्री है। तो जब 60 डिग्री आपके सीधी कोण है तो जब हम इसका प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे तो ये आपके 360 से 60 इसमें माइनस हो जाएगी, तो आपके हो जाएंगे 300 डिग्री। यानी कि जो प्रतिवर्त कोण है वो आपके कितने हो जाएंगे? 300 डिग्री हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि किस प्रकार हम घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच की कोण निकालते हैं और फिर किस प्रकार प्रतिवर्त कोण निकालते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1,72,000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया हुआ। तो आपको यहाँ पर जो इसका मतलब है, निकटतम रुपए का मतलब है कि जो आपके सवाल के जवाब होंगे वो आपके पूर्णतः नहीं आएंगे, तो आपको यहाँ पर निकटतम रुपए में उससे आपको निकालनी है। तो आपने यहाँ पर जो देखा कि रेट आपके यहाँ पर कितने हैं? यहाँ जो आपके रेट हैं वो है 8%। तो यहाँ पर आपके रेट 8% हैं और आपके जो टाइम है वो आपके 3 वर्ष हैं और आपके जो रुपए हैं वो आपके 1,72,000 हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की जो लॉजिक बताई, 8% को आप लोग जब हम लोग यहाँ पर इससे भिन्न में बदलते हैं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप 25 रुपये यहाँ पर रखेंगे तो 1 साल बाद ये धन 25 + 2 यानी कि 25 का 8% 2, तो 2 रुपये बढ़कर 27 हो जाएगी। तो बात यहाँ पर 3 साल की है, तो ये आपके 3 बार इसी प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर अगर आपके टोटल 25 के क्यूब 15,625, तो ये आपके हो जाएंगे 19,625
683। तो यहाँ पर आपने जो देखा आपके जो CI हैं वो आपके कितने हो जाएंगे। अगर आपने 15,625 रुपये रखा तो आपके CI कितने हो गए, यानी कि आपके CI 4,058 रुपये हो गए। तो 15,625 रुपये के, लेकिन आपके यहाँ पर जो पैसे हैं वो आपके 1,72,000 हैं। तो इस 15,625 के हिसाब से कितने गुने ज़्यादा आपके पैसे हैं। तो लगभग जब आप इसे कटाएंगे तो आपके लगभग ये 11 गुना हो जाएंगे। तो लगभग 11 गुना आपके 11 बार में कट जाएंगे। तो जब आप इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे टोटली 44,000। तो 44,670 रुपये अप्रॉक्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपने इस तरीके को भी समझ लिया होगा। तो आगे चक्रवृद्धि ब्याज की हिसाब इस तरीके से आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो केवल आपको यहाँ पर बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हिसाब में आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल रहती ही है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आपको दी गई है कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई है 220 मीटर और 270 मीटर एक दूसरे की ओर 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। वे एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती हैं, एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पर आते हैं बच्चों, ऐसे सवाल आपके कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं, तो बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक दूसरे के ओर आती है, यानी अगर ये ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन इधर आ रही है। तो इस ट्रेन की लंबाई अगर 220 है तो इस ट्रेन की लंबाई आपकी 270 मीटर हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों की चाल, जब भी अगर विपरीत दिशा में ट्रेन चलेगी, विपरीत दिशा मीन्स जब भी ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही होगी, तो ऐसे कंडीशन में दोनों की चाल को हम जोड़ देते हैं। लेकिन अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो उस कंडीशन में हम दोनों के चाल को घटा देते हैं। तो यहाँ आपके एक दूसरे की ओर आ रही है, तो हमारा यहाँ पर जो चाल हो जाएगा इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन आपके हो जाएंगे 135 प्लस 117। तो आपके यहाँ पर जो चाल हो जाएंगे टोटली 252 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हमें यहाँ देखनी है कि ये तो ट्रेन की लंबाई मीटर में दी हुई, तो हम चाल को यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। तो आप जानते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ इससे 18 से भाग देकर 5 से गुना कर दिया, या आप डायरेक्ट 5/18 से गुना कर सकते हो। तो यहाँ से आपके जो 18 एकम 18, 18 चौके 72, यानी कि आपके 14 पंचे 70 मीटर प्रति सेकंड, ये आपके रिलेटिव मोशन हो गए। तो जब 70 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई और दोनों की लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर आपके जो दूरी हो जाएंगे वो दूरी आपके हो गए 490 मीटर। तो अब यहाँ से हम लोग समय निकाल देंगे, तो 490/70 यानी कि 7 सेकंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो उम्मीद है कि इसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ आएगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, और चाहे एक दूसरे की तरफ आए या विपरीत दिशा में जाए, दूरी हमेशा दोनों की लंबाई को जोड़कर ही प्राप्त होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके, एक शादी समारोह में 476 लोग उपस्थित थे। तो टोटली यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं? 476, जिसमें 213 शुद्ध शाकाहारी हैं। तो शुद्ध शाकाहारी को हमने यहाँ पर हटा दिया, तो यहाँ पर आपके जो रेस्ट लोग बच गए वो आपके, एक शादी समारोह में 476 लोग उपस्थित थे, 213 शुद्ध शाकाहारी थे। तो शुद्ध शाकाहारी को हमने हटा दिया, 263 बच गए।
अब सवाल में है कि 32 लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाया, तो समारोह में कितने लोगों ने सिर्फ मांसाहारी भोजन खाया? तो 32 लोग जो दोनों प्रकार के भोजन खाए हैं तो उसे भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 231 लोग अब बच गए वो लोग सिर्फ मांसाहारी भोजन खाए होंगे, क्योंकि आपके शुद्ध शाकाहारी खाने वाले और शुद्ध मांसाहारी खाने वाले और प्लस दोनों खाने वाले को जोड़कर आपकी टोटल संख्या निकलती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेल गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। तो रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं, तो कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आदमी यानी कि मेन रेशियो जो डॉग है वो आपके हैं 5:2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर एक यहाँ पर आदमी के 2 पैर होते हैं तो यहाँ पर 5 आदमी के टोटल पैर कितने हो जाएंगे? पैर हो जाएंगे 10। और एक डॉग के 4 पैर, तो 2 चौके 8, यानी अगर 5 आदमी और 2 कुत्ते हों तो टोटल 18 पैर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके टोटल कितने पैर हैं? 54 पैर हैं। तो ये कितने गुना ज़्यादा हो गए? 3 गुना ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर जो कुत्तों की संख्या है यानी कि कुत्तों की कुल संख्या वहाँ पर 2 नहीं होकर 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 2 गुना 3, ये जो आपके कुत्तों की संख्या है वो आपके 2 तिया 6 आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपने इसे समझा होगा। जो अनुपात के हिसाब से हमने देखा, अगर 5 आदमी और 2 कुत्ते होते हैं तो उसके टोटल 18 पैर होंगे, पर यहाँ पे टोटल 54 पैर हैं। तो 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 गुना आदमी और 3 गुना कुत्ते, यानी आदमी की संख्या अगर मांगी जाती तो 15 और कुत्तों की संख्या आपसे मांगी जाती तो 2 तिया 6। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे यहाँ पर सवाल दी गई है आपके सेक थीटा माइनस, तो यहाँ पर आपने सवाल देखा सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आप लोगों को सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर ज्ञात करनी है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, जो आपकी सेक थीटा है उसे हम लोग 1/cos थीटा लिखेंगे और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसकी हो जाएगी स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा की स्क्वायर हो जाएगी। तो जब लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, यानी स्क्वायर को अलग अलग कर लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आपके 2 बार आ जाएंगे ऊपर में, और नीचे स्क्वायर आ जाएगी तो नीचे आपकी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होती है आपके ऊपर तो इस तरह से हो गए, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपके 1 माइनस साइन थीटा और आपके 1 प्लस साइन थीटा। ये आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे इस तरह से, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो एक बार आपके यहाँ पर जो यहाँ पर आपके 1 माइनस साइन थीटा वो कट जाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पर रेस्ट आपकी 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बच जाएगी। तो ये है आपके इस सवाल का। अब अगला सवाल, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4,740 रुपये है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ये दुकानदार 12% की छूट दे रहा है, तो यहाँ से हमने देखा कि दुकानदार ने जो एमआरपी रखी है वो एमआरपी 4,740 रुपये है, लेकिन वह 12% छूट देकर भी 33% लाभ कमा रहा है।
तो यहाँ पर वह सीपी का यानी कि वो अपने क्रय मूल्य का कितना कमा रहा है, 133% कमा रहा है। लेकिन वह ग्राहकों के लिए जो एमआरपी 4740 रखी है उसने उसका 12% छूट देकर उसे 88% में बेच रहा है। तो ग्राहक को तो ये लग रहा है कि मुझे छूट पर मिल रही, फिर भी उसको सीपी पर 33% का लाभ हो रहा है। तो हमने यहाँ से परसेंट और परसेंट को कटा दी, तो यहाँ से हमारा जो सीपी है वो आपके 4740 गुना 88/133। तो यहाँ पर आपके लगभग अप्रॉक्स में कटाने होंगे, तो ये 22 चौक 88 और आपकी ये 22 छक 132 होते हैं, तो लगभग 6 बार में। तो 2 दूनी 4, 2 तिया आपके 6, तो 3 से ये आपके कट जाएंगे, 3 से आपके 15 तिया 45, 3 से 24 1580, तो 1580 दूनी आपके हो जाएंगे 3160, यानी कि आपके लगभग ये यहाँ पर 3136 रुपये के आसपास आएंगे। चूँकि हमने अप्रोक्सीमेटली में कटाया है, तो 3160 के आसपास यहाँ पर सिर्फ केवल 3136 रुपये दिख रही है, तो ये लगभग दशमलव में आएगा। तो इस तरह से आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार जो 257 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहले 3 घंटे में यह 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। यानी वो पहले 3 घंटे में 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है और कार द्वारा अगले 1 घंटा 45 मिनट में समाप्त करनी है यात्रा को। तो बची हुई दूरी के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपने देखा कि जो टोटल डिस्टेंस है 257 किलोमीटर है, उसमें से इसने 53 किलोमीटर की रफ्तार से 3 घंटे चलकर यहाँ पर टोटल कितनी दूरी तय कर ली? 159 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो यहाँ पर जो आपके शेष जो अब आपके दूरी बच गए वो आपके लिए बच गए हैं 98 किलोमीटर आपके बच गए यहाँ पर। तो 98 किलोमीटर्स में अब यहाँ पर समय 1 घंटे और 45 मिनट में समाप्त करनी है। तो 1 घंटे 45 मिनट, तो टाइम जो यहाँ पर आपके है 1.45 बट्टे इसे 60 लिखेंगे हम लोग। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी कि 4 3 7 बट्टे 4 घंटे हो गए। तो जब इसे यहाँ पर हम अब जो चाल निकालते हैं, तो चाल दूरी बट्टे समय, यानी कि 98 समय जब हम डिवाइड करेंगे तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय यहाँ पर 7/4 है, तो 7 और 4 आपके ऊपर चले जाएंगे। तो 14 सत्ते 98, तो 14 चौके 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अब शेष यात्रा के लिए उसे यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेट्स में यहाँ पर इतने क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि आज के भी सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे। तो हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चंस के सीरीज के साथ फिर से एक नए क्लास में उपस्थित होंगे। और एक बात मैं जाते जाते यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जो आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल हमारे सीरीज के सभी क्लासेस यहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस मिल जाएगी। आप सारे सवाल के सॉल्यूशन को देख सकते हैं और साथ ही अन्य चैप्टरों के भी वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इस वीडियो को देखें। तो उम्मीद है कि अगले क्लास से और भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगी। तो बढ़ते हैं आज के लिए बस यहाँ पर समाप्ति की ओर। तो अगले क्लास के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।